हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल स्कूल एग्जाम पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पूछे जाने वाले जीके और जीएस को टॉपिक वाइज और उसके प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। तो देखिए, आपने थोड़ा बहुत तो जाना ही होगा कि जो गंगा नदी होती है वो क्या होती है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। और यह जो गंगा नदी है, ये हम लोग के जैसे मान लीजिए कि जो देश है, तो वैसे ही अगर देशों की बात किया जाए तो कुल 2 देशों से ये गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक तो जो है भारत, और उसके बाद दूसरा नंबर पे है बांग्लादेश। तो यानी भारत के उत्तराखंड से निकलकर ये 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो वो भारत के कौन कौन से 5 राज्य हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे वो गुजरती है। तो पहला तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो निकलती ही है। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद झारखंड, और फिर लास्ट अंत में जाती है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से निकलकर वो पद्मा के नाम से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। तो आगे की बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कब इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी और विशेषता जान लेते हैं। तो जैसे जो गंगा नदी है वो स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी मानी जाती है। ये स्वतः ही स्वच्छ होने का मतलब क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो गंगा नदी है उसका पानी ज्यादा दिन तक खराब क्यों नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग के घर के जो पानी होता है उसको अगर बॉटल में या कहीं भी उसको रखते हैं तो वो 4-5 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। जबकि गंगा नदी में ऐसा नहीं है। हम लोग कई साल तक उसको रखते हैं तब भी उसमें कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया नहीं पड़ती हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसमें यही कारण है कि जो बैक्टीरियोफेज नामक जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो अदरवाइज जो हानिकारक बैक्टीरिया है, यानी जो बाहर से आते हैं उसमें, उसको वो मार के खा जाते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो यही कारण है कि गंगा नदी का जो पानी है वो खराब नहीं होता है। साथ ही साथ में ये भी जानना है कि जो गंगा नदी है 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यानी कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस सन में दिया गया था? तो 2008 में। और उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो गंगा नदी है इसमें जो गंगेन डॉल्फिन पाई जाती है वही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है गंगा डॉल्फिन है, जो हम लोग के गंगा नदी में ही पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है गंगा डॉल्फिन। वैसे डॉल्फिन तो कई सारी नदियों में पाई जाती है, वैसे गंगा में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गंगेन डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन बोला जाता है। तो याद रखेंगे कि भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में गंगा नदी को दिया गया और 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से कैसे निकलती है। तो देखिए, ये वाली जो आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है गंगोत्री और यहाँ पे सतपथ हिमानी, यानी सतपथ ये जो ग्लेशियर है यहीं से गंगा नदी निकलती है और ये स्थान पड़ता है उत्तराखंड में। इसके बाद उत्तराखंड से होते हुए ये हरिद्वार से मैदानी होती है और उसके साथ साथ यूपी में प्रवेश कर जाती है। फिर वो यूपी में बहते हुए फिर कहाँ से ये बिहार में चली जाती है, यानी यूपी के बलिया से बाहर निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। और उसके बाद फिर बिहार से बहते हुए ये नीचे झारखंड में जाएंगी और झारखंड में बहुत कम दूरी तय करती है, यानी 10 से 15 किलोमीटर दूरी झारखंड में चलती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद देखिए यहाँ है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही आगे चलकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक। बराक के जस्ट ऊपर एक नदी आती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र ही जैसे इस नदी से मिलती है तो इसका नाम होता है जमुना। और इसके बाद ये नदी आगे चलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जो बराक नदी है इसको मेघना नदी भी कहते हैं। तो आगे के
टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले उसको समझते हैं कि इससे बनने वाले और भी सारे क्वेश्चन हैं तो वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, सुना होगा कि विष्णु प्रयाग होता है, नंद प्रयाग होता है, कर्ण प्रयाग होता है, रुद्र प्रयाग होता है, देव प्रयाग होता है। तो पहले तो ये समझिए कि ये प्रयाग का मतलब होता ही क्या है। तो यहाँ पे इसका प्रयाग का मतलब यही होता है कि जब एक नदी दूसरे नदी से मिलती है तो उस संगम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग है, वो कहाँ बनता है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले देखिए मेन नदी यहाँ पे एक है और इसका नाम है बद्रीनाथ, एक ग्लेशियर है, और एक है धौली गंगा। ये बद्रीनाथ और धौली गंगा यानी यहाँ पे है आपका गंगोत्री जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए इधर गंगोत्री है, आपके इधर साइड में दिख रहा होगा, ये गंगोत्री है। और इस यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। और इधर जो नदी है आपको ये दिख रहा होगा, इसका यहाँ से नाम होता है अलकनंदा। तो अलकनंदा के ऊपर पहले दो धारा मिलती है, एक का नाम है बद्रीनाथ और एक का नाम है धौली गंगा। तो जो बद्रीनाथ और धौली गंगा जहाँ पे नदी आके मिलती हैं, यहीं पे होता है विष्णु प्रयाग। यानी पहला वाला पॉइंट में क्या है, विष्णु प्रयाग, यानी बद्रीनाथ और धौली गंगा जहाँ पे मिलती हैं इसका नाम है विष्णु प्रयाग। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों नदियां किस ग्लेशियर से निकलती है। तो इस ग्लेशियर का नाम है सतपथ हिमानी। क्या नाम है, सतपथ हिमानी या सतपथ ग्लेशियर इसके नाम से जानते हैं। और जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। अब यहाँ पे समझते हैं, यानी बद्रीनाथ और धौली गंगा दोनों नदी मिलेंगी तो इसका नाम होगा विष्णु प्रयाग। फिर वही नदी अब इसका नाम हो जाएगा अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक और नदी आके मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी यानी पॉइंट नंबर जो 2 दिखा हुआ है, इस यहाँ पे मिलती है नंदाकिनी। और नंदाकिनी में ही जहाँ मिलती है अलकनंदा से उसको कहते हैं नंद प्रयाग। ओके, उसके बाद वही नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो उसके बाद यहाँ पे आ जाती है, एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार। और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है तो इसका नाम होता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। और उसके बाद एक और नदी इधर आपके बाएं साइड से देखिए, केदारनाथ ऊपर आपको एक ग्लेशियर दिख रहा होगा, तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है और इसका नाम होता है मंदाकिनी। और मंदाकिनी पॉइंट नंबर 4 पे आके मिलती है। देखिए पॉइंट नंबर 4 लिखा होगा, तो पॉइंट नंबर 4 पे आके मिलती है और इसका नाम होता है रुद्र प्रयाग। क्या होता है इसका नाम, रुद्र प्रयाग। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जब बढ़ती है ये नदी तो भागीरथी आके मिलती है। और भागीरथी 5वें नंबर पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, 5वें नंबर पॉइंट पे आके मिलती है तो इसका नाम होता है देव प्रयाग। ओके, तो इसको आपको याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि कौन सी 2 नदियां कब मिलती हैं तो उसका नाम क्या होता है। तो क्रम से इसको याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। उसके बाद देव प्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो यहीं से इस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा हरिद्वार, तो हरिद्वार से ही गंगा मैदानी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले किसी न किसी पहाड़ में, पहाड़ के बीच में टकराकर या 2 सर्कल रास्तों में होते हुए बहती हुई नदी आ रही है। तो आइए आगे की चीजों को और हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से देवप्रयाग से जब गंगा नदी निकलती है और उसके बाद जो आपको हरिद्वार दिख रहा है, ठीक है, तो हरिद्वार दिख रहा है तो यहाँ से नदी क्या होती है, मैदानी हो जाती है। और यहाँ से नदी मैदानी होती है तो इससे पहले इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा इसमें आकर मिलती है आपको कन्नौज में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जामों में कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। उसके बाद आता है एक स्थान प्रयाग, जो प्रयाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब पुराना नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद का ही अब नाम बदल के प्रयाग हुआ है। और यहाँ पे आपको एक नदी आती है जो यमुनोत्री,
हिमानी से निकलकर यमुना नदी आती है और ये प्रयाग में आके मिलती है। ठीक है, और प्रयाग में आके मिलती है तो ये सबसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, क्योंकि इस नदी की भी और सारी नदियां सहायक हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, काली है। तो ये सारी नदियां यमुना नदी की सहायक हैं, तो इसीलिए इस नदी को गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, यमुना को। ठीक है, तो यमुना क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद आते हैं गोमती। तो ये गोमती नदी अपने आप में एक विशेषता ये है कि ये एक ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है, यानी एक मैदान में फुलहर झील है और फुलहर झील से ये नदी निकलती है गोमती, और ये आकर गाजीपुर में गंगा से मिलती है। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में, तो गंगा से वहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद एक नदी है शारदा और एक नदी है घग्गर, और मतलब इसको जब ये नेपाल से निकलती है तो इसका नाम होता है काली और कर्णवाली। तो ये दोनों नदी को हम लोग भारत में शारदा और घग्गर के नाम से जानते हैं, लेकिन यही दो नदी जब आपस में आकर मिलती है तो इसको घाघरा के नाम से जानते हैं, और ये नदी आके छपरा में मिल जाती है गंगा नदी से। ओके, और आगे देखिए आपको दिख रहा होगा पटना शहर। तो ये जो पटना शहर है ये कहाँ पड़ता है, बिहार में, और बिहार की ये राजधानी है। तो यहाँ पे एक नदी आती है सोन नदी, और सोन नदी मिलती है जो आपको मध्य प्रदेश से निकलकर सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, तो वही सोन नदी पटना में आकर मिलती है। उसके बाद आगे देखिए छपरा एक स्थान दिख रहा होगा, तो छपरा में गंडक नदी है, तो गंडक आके नदी गंगा से मिलती है छपरा में। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ पे मिलती है आके, तो कुरुसेला में आके मिलती है, और कुरुसेला भी कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है बिहार में। ओके, उसके बाद देखिए भारत में एक लास्ट जगह है जो पश्चिम बंगाल है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक महानंदा नदी निकलती है, और महानंदा नदी जो जाकर मिलती है वहाँ पे एक बैराज बना हुआ है, उसका नाम क्या है, फरक्का बैराज। अच्छा, बैराज क्या होता है, फरक्का बैराज, जिसको हम लोग बैराज और मतलब कि जो डैम होता है उसके चैप्टर में समझेंगे कि जो साधारण डैम होता है फरक्का बैराज, इसको फरक्का नाम क्यों, बैराज क्या होता है, तो इसको समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जो महानंदा नदी है फरक्का बैराज जो जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे आकर मिलती है, और यहीं से गंगा नदी की जो धारा है दो भागों में बढ़ जाती है, जो एक पश्चिम बंगाल में जाता है जिसका नाम होता है हुगली, और एक पद्मा के नाम से जानी जाती है जो बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार वीडियो को फिर से स्लो मोशन में करके देखेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से जो डेल्टा बनता है वो बनता कैसे है। तो यहाँ पे एक तो ये गंगा नदी का ये धारा आ रही है जिसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और ये असम से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और उसके बाद ये एक नागालैंड से नदी आती है जिसका नाम है वराक या मेघना। तो यही जब जलधारा तीनों एक साथ मिलती हैं तो इनका नाम मेघना पड़ जाता है, और यहाँ पे मतलब जहाँ पे ये अपनी मुहाना छोड़ती हैं, यानी जहाँ पे अपना जल गिराती हैं तो वहीं पे अपने द्वारा लाए गए अवसादों को छोड़ती हैं, और लाए गए अवसाद जब वहाँ को छोड़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डेल्टे का निर्माण हो जाता है, और डेल्टे का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, इसको याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी से मिलकर बनती है। तो आपने समझ गया होगा कि ये डेल्टा क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब इसकी जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद हैं और उसको छोड़ते छोड़ते क्या होता है कि एक जमीन यानी भूमि का निर्माण हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वहाँ पे प्राकृतिक आवासें बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ ओड़ हो जाते हैं और अन्य जानवर रहने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्षेत्र बड़ा हो जाता है, वहाँ पे मनुष्य भी रहने लगता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं।
अभी इससे आने वाले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे उसको याद रखना अति आवश्यक है। जैसे आपको पहला दिख रहा होगा कि अलकनंदा और भागीरथी संगम को क्या कहते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी संगम जहाँ पे मिलते हैं देवप्रयाग, उसी के बाद से इस नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो ये तो पूछना ही गलत है, क्योंकि गंगा नदी तो कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी तो दो नदियों के संगम से बन रही है, जो अलकनंदा और भागीरथी है। लेकिन अगर हम लोग के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गंगोत्री लगाना सही माना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो हमने आपको दिखाया था कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो कन्नौज में आकर यूपी में मिलती है। फिर उसके बाद गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि जो फरक्का बैराज है वहीं पे ये महानंदा नदी मिलती है, जो दार्जिलिंग से निकलकर, यानी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी है वहीं से नदी निकलती है। उसके बाद ये जो गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका नाम क्या है, तो यमुना है। यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। और ऐसे भी अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना ही आंसर लगाना है आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। मतलब कि हरिद्वार से ही क्या हो जाती है, गंगा नदी मैदान में जाती है, सॉरी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है मैदानी कहाँ से होती है, तो हरिद्वार से। और ये जो गंगा नदी के तट पर बसे जो प्रमुख शहर हैं, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे तो संबंधित हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख जो शहर हैं उनको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो गंगा नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं। तो गंगा नदी के जो तट पे प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो प्रयागराज है, और साथ ही साथ वाराणसी है, फिर उसके बाद कानपुर है, पटना है, और साथ ही साथ आपको एक और दिख रहा होगा, इसमें लिखा नहीं होगा, उसको लिख सकते हैं कि जो साहबगंज है, ये साहबगंज या कहीं कहीं साहेबगंज भी लिखा रहता है, ये शहर है आपका झारखंड का। तो इसको याद रखेंगे कि गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, साहेबगंज, जो एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है। जैसे ये हुगली नदी है, तो हुगली नदी के तट पे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, तो ये कोलकाता है। और हुगली नदी ही एक धारा है, किसकी जल धारा है, तो वो एक गंगा की ही जल धारा है। जो आपको हम लोग बताए थे पश्चिम बंगाल में कि गंगा नदी जो दो भागों में बढ़ जाता है ना, एक तो हुगली के नाम से जानी जाती है और एक पद्मा। तो पद्मा तो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो अभी उसी की बात को कह रहे हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेघना। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि बिहार की शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है इसकी धारा निश्चित नहीं होती है। मान लीजिए कि ऐसे नदी बह रही है और अभी इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा, यानी बाढ़ की संभावना बढ़ी, तो ये अपनी नदी ऐसे बहने लगेगी। अब मान लीजिए पहले ऐसे बहती थी तो यहाँ पे गाँव होना होंगे, अब ये गाँव होंगे तो अभी इसकी जलधारा ऐसे बहने लगी, अब ये गांव बह जाएगी। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। साथ ही साथ वैसे ही बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर को कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। उसके बाद गंगा की जो सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान मैदानी भाग है, आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो गंगा की सहायक नदी है और उसका उद्गम क्या है, मैदानी स्थान से होता है, वो कौन सी नदी है, तो गोमती। और आपको याद होगा अभी गोमती नदी किस झील से निकलती है, तो फुलहर झील से निकलती है। ये शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से याद कर लीजिए अच्छे से कि गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थान मैदानी से होता है वो गोमती है, और वो किस झील से निकलती है, तो फुलहर झील से। और गंगा में आकर कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में आके मिलती है।
अब हम लोग देखते हैं कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती। तो देखिए हम लोग याद किए थे 5 राज्य में गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तो दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ था, नहीं था ना, तो मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो कालिंदी नदी हम लोग कहते हैं यमुना नदी को। ध्यान रखेंगे कि कालिंदी नदी किस नदी को कहते हैं, तो यमुना नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, यमुना नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, सी आंसर। दूसरे का क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए तीसरा है कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो केन नदी किसकी सहायक नदी थी, यमुना की तो थी, केन थी, बेतवा थी, काली थी, तो ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। यानी इस तीसरे का भी आंसर कितना हो जाएगा, तीसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा है गंगा नदी में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अभी आपको एक ध्यान दिए होंगे, थोड़ा सा ऊपर वीडियो में बताए थे कि गंगा नदी में एक पटना में आके नदी मिलती है जिसका नाम है सोन, और वो अमरकंटक यानी सतपुड़ा पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है उससे निकलती है सोन, तो उसी की नदी मतलब अमरकंटक से निकलती है। तो यानी 4 का क्वेश्चन याद रखेंगे, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 4 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है। यानी संगम का मतलब कि वो दोनों नदी कहाँ पे मिलती हैं, और उसके बाद वो दोनों नदी जहाँ पे मिलती हैं तो उसका क्या नाम होता है। तो जो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे नदी मिलती है उसका नाम होता है विष्णु प्रयाग, यानी 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। छठवां देखिए, छठवां लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। तो देखिए केन भी मिलती, बेतवा भी मिलती, चंबल भी मिलती, लेकिन क्या सोन नदी मिलती है क्या। सोन तो गंगा की सहायक नदी है ना जो अभी पटना में मिली थी। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सातवां देखिए, सातवां पूछ रहा है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है भाई। तो रुद्रप्रयाग में कौन मिलती है, तो मंदाकिनी मिलती है। कौन मिलती है, मंदाकिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी को हम लोग ऊपर डिस्कस तो नहीं किए थे, लेकिन याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी निकलती है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो इसलिए 8वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और छोटा नागपुर पठार है कहाँ, तो छोटा नागपुर पठार वर्तमान में पड़ता है झारखंड में। अगला 9वां क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहते हैं। तो यानी 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10वां है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक याद है आपको किसको कहते हैं, कोसी नदी को। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। फिर 11 नंबर है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, सोन, भागीरथी, दामोदर, कौन होगी, यमुना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो या तो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तभी यमुना बताएंगे, या भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी पूछ दिया जाए तो यमुना भी आंसर लगाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी का अन्य क्या नाम है। तो हम लोग ऊपर के कई सारे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, यमुना का ही तो दूसरा नाम कालिंदी है। तो 12 में भी ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, यानी यमुना की अन्य नाम क्या है, कालिंदी है। ठीक है, फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में, मतलब किस क्षेत्र से मैदानी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही है। तो 13 नंबर अगर देखेंगे तो 13 नंबर कहाँ से मैदानी हो जाती थी गंगा, तो हरिद्वार से हो जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा, हरिद्वार। यानी गंगा नदी हरिद्वार से ही मैदानी हो जाती है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर लिखा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 14 का पद्मा सही हो जाएगा। और वही ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो उसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये 14 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो आपको नीचे दिख रहा होगा आरडी एकेडमी, जो आरडी एकेडमी के नाम से कोचिंग चलती है ऑफलाइन, और आपको हम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। जो आरडी एकेडमी है वो गाजीपुर में चलती है, और जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो तो। ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ाएंगे ही सारा जितना आपको इन स्कूलों में जीके जीएस के सारे क्वेश्चन जितने आते हैं वो सारे आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।